नमस्कार साथियों, मैं रितेश। आप लोगों के यूट्यूब चैनल रितेश ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं आप लोग को आस्था आईएएस टेस्ट सीरीज का टेस्ट संख्या 2 करवाने चाह रहा हूँ। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन डाले गए हैं, तो आप लोग अच्छे से देखें। तो अब आइए मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास का बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कपास का बना हुआ कपड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। देखिए, सिंधु प्रदेश में कपास की खेती होती थी। कपास का बना हुआ कपड़ा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, क्योंकि कपास इसी इलाके में पैदा हुई। यहाँ कताई कताई बुनाई भी का अच्छा प्रबंध था। यहाँ से सूती कपड़ा मेसोपोटामिया भेजा जाता था। यहाँ से सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो से मेसोपोटामिया भेजा जाता था, और कपास की खेती इसी इलाके में सबसे ज़्यादा होता था। निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृत युग कहा गया है? तो ये कहा गया है पुराण को। निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृत युग कहा गया है? तो पुराण को कहा गया। पुराणों में जिसे कृत युग कहा गया है, वो वही वास्तव में ऋग्वेद काल है। ऋग्वेद का काल समय दोस्तों 1500 बीसी से 1000 बीसी माना जाता है। ऋग्वेद का काल क्या माना जाता है? 1500 बीसी से 1000 ईस्वी बीसी। इस काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। अगर कोई पूछे इस काल में क्या पेशा था, तो पशुपालन पेशा था। महाभारत 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 के अनुसार पुरु के पिता यायाति का राज किस नदी के तट पर था? तो ये था, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? देखिए, महाभारत के अनुसार पुरु के पिता यायाति, क्या पुरु के पिता कौन थे? यायाति। देख लीजिए एक बार फिर से, यायाति ये पुरु के पिता थे का राज सरस्वती तट पर था। और ऑप्शन में सरस्वती है ही नहीं। सरस्वती नदी के किनारे इनके पिता माने पुरु के पिता ययाति का राज्य था। कौन सा नदी? सरस्वती नदी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। प्राचीन पुरुवंशी राजा जहू के नाम पर गंगा का जाह्नवी नाम पड़ा। गंगा का एक और नाम है दोस्तों, क्या नाम है? जाह्नवी। और किनके नाम पे जाह्नवी पड़ा है? तो एक पुरु वंश के ही राजा थे जिनका नाम था जहू। क्या नाम था? जहू। इन्हीं के नाम पर गंगा का क्या नाम पड़ा है? तो जाह्नवी। क्या नाम पड़ा है? जाह्नवी। और इक्ष्वाकुवंशी भागीरथी के नाम पर गंगा का जाह्नवी नाम भागीरथी पड़ा। इतना डीप में नहीं पूछेगा, कि इतना घबराइए मत। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तत्व नंद वंश काल से संबंधित सही है? कौन सा वक्तत्व संबंधित है दोस्तों? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए क्यों। नंद वंश के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें। नंद वंश के काल में पदम नामक एक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत किया था, और जिस कुल की उसने स्थापना की, वही नंद वंश नाम से विख्यात है। तो नंद वंश की स्थापना किसने किया? तो महापद्मनंद ने शिशु वंश का अंत किया और नंद वंश का स्थापना किया। हमने आपको बहुत पहले ही बताया था कि हसीन मसूक सा होता है, हसीन मसूक सा। इसमें देखिए, हसीन हा बोले तो हरियर, सी बोले तो शिशुनाग, ना बोले तो नंदवंश। मैंने शिशुनाग का हत्या किया, कौन? महापद्मनंद, और नंदवंश का स्थापना किया। सेकंड में कह रहा है कार्टियस के अनुसार महापद्मनंद नाई का पुत्र था। नाई का पुत्र था दोस्तों, इसमें कोई दोहराई है नहीं। कार्टियस के अनुसार यह नाई का पुत्र था। जैन ग्रंथों में वैश्या का तथा पुराणों के अनुसार शूद्र से उत्पन्न था। इतना निश्चित है कि वह नीच जाति का था। मैंने जैन ग्रंथ कहता था कि नहीं, वो वैश्य थे, पुराण वैश्यों का पुत्र था। पुराणों के अनुसार कहा जाता था कि नहीं, शूद्र का पुत्र था। तो कुछ भी आप मान लीजिए, इतना तो निश्चित था कि वह महापद्मनंद नीची जाति का था। काला अशोक अथवा काकवर्ण का वध कर दिया गया था। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उसने विश्वासघात के द्वारा उसने राज सत्ता प्राप्त की थी। इसने विश्वासघात करके राजा को मतलब मार दिया था। पाली ग्रंथों में इस राजा का नाम उग्रसेन मिलता है। महापद्मनाम का दूसरा नाम उग्रसेन भी मिलता है पाली ग्रंथ के अनुसार। तो आप इतना फैक्ट्स याद रखिए।
काला शोक अथवा लास्ट और तीसरा कह रहा है कि काला शोक अथवा काकवर्ण का वध महापद्म ने किया था। ये बात सही है, काला शोक को ही काकवर्ण कहा जाता था। ये ऑप्शन में तीनों ही सही है, पर ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति काला अशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 10वें वर्ष में। द्वितीय बौद्ध संगीति काला अशोक के शासनकाल के किस वर्ष में हुआ? तो 10वें वर्ष में हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्रा को मगध राज्य की राजधानी बनाया। उसी के शासनकाल में 10वें वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। उसने संभवतः 18 वर्ष तक राज किया। 18 वर्ष तक राज किया कालाशोक। किसकी मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? तो वो बैठा था राजवर्धन की मृत्यु पर। किसके मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा? तो राजवर्धन। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 600 ईस्वी पूर्व 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन कब बना था? कितनी उम्र में? तो 16 वर्ष की आयु में ही वो बन गया था, थानेश्वर की गद्दी पे बैठ गया था। हेनसोंग हर्ष के शिलालिद नाम से संबोधित करता था। हेनसेंग तो आपको पता होगा कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया था और हर्ष को माने हर्षवर्धन को शिलादित्य किस नाम से बोलता था? शिलादित्य के नाम से पुकारा करता था। कौन? हेनसोंग। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। हर्षवर्धन कौन से वंश का था? तो पुष्यभूति का, जिसका संस्थापक पुष्यभूति था। इस वंश का संबंध वैश्य जाति से था, वैश्य जाति से। पुरु के ऊपर सिकंदर के विजय उपलक्ष्य में क्या निकाला गया है? तो वो निकाला गया है सिक्का। पुरु के ऊपर सिकंदर की विजय उपलक्ष्य में क्या निकाला गया है? तो सिक्का। देखिए सिकंदर के बारे में कहानी जानिए। 300 बीसी में, 300 बीसी मतलब समझते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट। 300 बीसी में आंधी की तरह आया और चला गया, इसीलिए भारतीय इतिहास पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। माने सिकंदर आंधी की तरह आया, तूफान की तरह समझिए चला गया, परंतु भारत के पश्चिमी उत्तर हिस्से अछूता भी नहीं रह सका। माने भारत में इसका प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन भारत का उत्तर पश्चिम जो सीमा है उस पर प्रभाव इसका पड़ा। पुरु के ऊपर सिकंदर के विजय को स्मारक रूप देने के लिए सिक्के निकाले गए। एक सिक्के पर सिकंदर और भागते हुए पुरु के चित्र अंकित हैं। अप्रत्यक्ष रूप से सिकंदर ने भारतीय एकता तथा सैनिक जागरूकता को प्रोत्साहित किया। सिद्धार्थ निरंजना नदी के किनारे फिल इन द ब्लैंक्स नाम स्थान पर तप किया। मैंने डॉट नामक स्थान, किस स्थान पे तप किया था? तो ये किया था उरुबेला। सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे कौन से स्थान पर तप किया? तो उरुबेला। देखिए अलार तथा रामपुत्र के मिलने के बाद भी सिद्धार्थ को संतोष नहीं हुआ तथा निरंजना नदी के तट पर उरुबेला नामक स्थान में सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक घोर तप किया, फिर भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में वे बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा होकर बैठ गए। उस समय से ही उसे उस बोध वृक्ष कहा जाने लगा। वहीं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए। सिद्धार्थ क्या हो गए? गौतम बुद्ध। शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? तो वो क्या है? डायोनिसस। शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? तो डायोनिसस। देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर कह रहा है कि किस काल में विदेशियों को बात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया मौर्योत्तर काल में। किस काल में विदेशियों को बात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया? तो मौर्योत्तर काल में। बड़ी संख्या में विदेशियों का समाज में आगमन हुआ और उन्हें आत्मसात किया गया। इसी क्रम में विदेशियों को मौर्योत्तर काल में बात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ? तो ये विकास हुआ
गंधार कला और मथुरा कला का। कनिष्क के शासनकाल में कौन से कला का शासनकाल में कौन से कला क्षेत्र में विकास हुआ? तो मथुरा कला और गंधार कला। देखिए, कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहला गंधार कला, प्रथम माने फर्स्ट बीसी के मध्य उत्तर पश्चिम में गंधार के में कला की एक शैली का विकास हुआ, जिसे गंधार शैली कहते हैं। कब हुआ था गंधार शैली का विकास? तो फर्स्ट बीसी में। इसे इंडो ग्रीक और ग्रीक या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। गंधार कला का विकास कुषाण काल में सबसे ज़्यादा हुआ था। इसी को इंडो ग्रीक या ग्रीक बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। मथुरा कला भी कुषाण काल में ही पनपा था और इसका मथुरा कला का विशेष केंद्र मथुरा ही था। इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। साहित्य में शालिवाहन शब्द का प्रयोग किस वंश के लिए किया गया है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए, आंध्र सातवाहन वंश जो कि 30 बीसी से 250 ईस्वी 30 बीसी से 250 ईस्वी, मतलब समझ रहे हैं ना, ये 30 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट है और ये आफ्टर क्राइस्ट, इसका मतलब एडी है, एडी है माने नॉर्मल ईयर में है। तो कह रहा है कि सातवाहन वंश आंध्र सातवाहन वंश 30 बीसी से 250 ईस्वी का संस्थापक सीमुक है। सीमुक, ठीक है, सीमुक था। कौन था? तो सीमुक था, जिसका शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक था। पुराणों ने इन्हें आंध्र भृत कहा है। क्या कहा है? आंध्र भृत कहा है, आंध्र भृत कहा गया है। तथा अभिलेखों में सातवाहन यदा कदा साहित्य में इस वंश को शालिवाहन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, शालिवाहन कहे या सातवाहन कहे या आंध्र भृत कहे, क्या कहे? आंध्र भृत, ये तीनों ही एक ही शब्द है। शालिवाहन ये शालिवाहन को ये मत सोचिएगा कि शालिवाहन गलत दे दिया, नहीं, शालिवाहन, सातवाहन और आंध्र भृत तीनों एक ही नाम है। क्या? आंध्र भृत तीनों एक ही नाम है। तो आप समझ गए ना। और ये इसका शासन मतलब कब से कब चला था? तो 30 बीसी से लेके 250 ईस्वी में। और कौन से मतलब क्षेत्र में था? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। पुराणों में इन्हें आंध्र भृत कहा गया और अभिलेखों से सातवाहन मिला। और कुछ ऐसे भी साहित्य हैं जिसमें शालिवाहन का भी जिक्र किया गया। तो देखिए, इसके जो संस्थापक थे वो उनका नाम था सीमुक। क्या नाम था? सीमुक। और सीमुक हमारे दोस्तों ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। आप याद रखें, सातवाहन का संस्थापक सीमुक। फाहियान स्वदेश कब लौटा था? तो वो 414 ईस्वी में लौटा था। फाहियान चीन, मध्य एशिया, पेशावर स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया और ताम्र लिपि से श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौट गया। कुमार गुप्त के किस स्रोत से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो पता चलता है सिक्के से। कुमार गुप्त के किस स्रोत से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो सिक्का से। देखिए, कुमार गुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसने मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृतियां उत्कीर्ण कराई। मुख्य भाग पर मयूर को तथा पृष्ठ भाग पर आसीन कार्तिक के आकृति उत्कीर्ण है। इसी काल में मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र ने सुदर्शन झील के किनारे किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर के पुत्र चक्रपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है,
अब देखना है कि ये असत्य, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन, माने जो गलत होगा। इसका आंसर बता देता हूँ, पहले ई होगा। क्यों, जरा देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि जूनागढ़ अभिलेखों में हुनों को मलेच्छ कहा गया। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, माने जूनागढ़ एक्चुअली में देखिए क्या हुआ है कि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त 455 से, स्कंदगुप्त 455 से 467 बीसी, सॉरी 455 से 467 ईस्वी, 12 साल ने हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। जूनागढ़ अभिलेखों में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। हुनों को क्या कहा गया जूनागढ़ में, तो मलेच्छ कहा गया है। तो पहला ऑप्शन राइट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि सती प्रथा का पहला प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। भानु गुप्त का है ये एरन अभिलेख, जो कि 510 ईस्वी से सती प्रथा का पहला अभिलेख प्रमाण मिलता है। सती प्रथा का पहला प्रमाण कहाँ मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। तो क्या ये पहला, दूसरा बी ऑप्शन भी सही हो गया, सही हो गया। सी ऑप्शन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। तो देखिए, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी भी सही। स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त ने एक्चुअली में देखिए, स्कंदगुप्त के पिता कुमार गुप्त की मृत्यु के समय उत्तर पश्चिम प्रांत से हुनों के आक्रमण शुरू हुए तथा हुन को पराजित कर स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। अब देखिए, इनमें से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है, तो हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो कहा जाता है। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। उसके शासनकाल में कश्मीर में भयानक अकाल पड़ा था। राज आंतरिक अशांति के कारण उत्सल एवं सुसल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया। आंतरिक अशांति के कारण क्या हुआ, उत्सल एक नाम है कश्मीर में, उत्सल और एक सुससल ये दो भाई थे। उत्सल, ये ऊ है, उत्सल और सुससल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह में लगभग 101 ईस्वी में हर्ष एवं उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई। कश्मीर पर शासन करने वाले तुर्क शासकों में सार्वजनिक लोकप्रिय शासन जैन उल आबिदीन था। कौन था, जैन उल आबिदीन, जैन उल आबिदीन, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैन उल आबिदीन कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया, तो ये किया दोस्तों थॉमस ने। भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया, तो थॉमस ने। देखते हैं अब अगला सवाल। कह रहा है कि रेखा गणित संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये किसने किया दोस्तों, तो ये बोधायन ने किया। रेखा गणित संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो बोधायन ने किया, बोधायन ने। अगला सवाल, कालाशोक किस वंश के शासक थे, तो ये थे शिशुनाग वंश के। कालाशोक किस वंश के शासक थे, तो शिशुनाग वंश के। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था, जो 394 ईस्वी पूर्व के बाद मगध का शासक बना। महावंश में इसे कालाशोक तथा पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। पुराणों में क्या कहा गया है, काकवर्ण। कालाशोक को ही काकवर्ण कहा गया है। और कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था तथा 27 वर्षों तक शासन किया। इसी के शासनकाल में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति हुई थी। कालाशोक के समय में ही मतलब कि बौद्ध धर्म का द्वितीय संगीति हुआ था। ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है, तो ऐहोल अभिलेख रवि कृति की रचना है। ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है दोस्तों, तो रवि कृति की रचना है।
देखिए 611 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठा। हर्ष पर विजय के बाद उसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से हर्ष पर विजय के संदर्भ में जानकारी मिलती है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से संबंधित है। गुप्त काल के सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी। गुप्त काल के सर्वोत्कृष्ट मंदिर कहाँ था? तो झांसी जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर था। यह वैष्णव धर्म से संबंधित था। वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। मंदिर का शिखर 12 मीटर ऊंचा, जो संभवतः मंदिर पर शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण में गुप्तकालीन स्थापत्य कला का विकसित रूप दिखाई देता है। जैन शब्द से क्या अर्थ निकलता है? तो जैन शब्द से जीतने वाला अर्थ निकलता है। जैन धर्म के संस्थापक आपको पता होगा ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों की बात कही जाती है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर इस धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारधारक थे। मतलब अंतिम तीर्थंकर जो महावीर थे, जिनको 24वां तीर्थंकर भी कहा जाता है, वो जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारधारक थे। जैन शब्द जीन शब्द से निकला है। जैन किससे बना है? तो जीन शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? जीतने वाला। तो आप जीन हैं क्या? मतलब आप जीतने वाले हैं क्या? 24 नंबर, चतुर्थ बौद्ध सभा की कार्यवाही को किस भाषा में संचालित किया गया था? तो संस्कृत भाषा में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध सभा का आयोजन प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अश्वघोष तथा पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत में संचालित विभाषा शास्त्र की रचना हुई थी। ठीक है। मौर्यों का राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्यों का राजकीय मुद्रा क्या थी? तो वो था पान। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? पान। मौर्य कला की राजकीय मुद्रा पान थी। यह चांदी का सिक्का था। इसका भार 3/4 तोले के बराबर था। 4 तोले के बराबर था। इसका भार कितना था? 3/4 तोले के बराबर। इसके ऊपर में सूरज, चांद, पीपल, मयूर, बैल, सर्प आदि के चित्र खुदे होते थे। पर्ण पे किसका किसका चित्र था दोस्तों? तो सूरज का भी था, चंद्रमा का भी था, पीपल का भी था, मयूर का भी था, बैल का भी था और सांप का भी था। अजातशत्रु ने किसकी स्थापना से बज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था? तो वो बसस्कार पर विजय प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने किसकी स्थापना से बज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था? तो वसस्कार ने के। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने अपने मंत्री बसस्कार की सहायता से बज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्ति को कमजोर कर लिया था। ताम्रपाषाण बस्ती इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित था? तो ये था महाराष्ट्र में। ताम्रपाषाण बस्ती इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित था? तो महाराष्ट्र में। इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य के घोर नदी के तट पर इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य के घोर नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती था। यहाँ 1600 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व पहले लोग रहते थे। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को लोगों ने किस ईस्वी पूर्व में उपजाना आरंभ किया? तो ये उपजाना आरंभ किया लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में। मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को लोगों ने किस ईस्वी पूर्व में उपजाना आरंभ किया? तो लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में।
भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान हैं। मेहरगढ़ जैसे स्थान कहाँ है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जहाँ लगभग 6000 ईसा पूर्व माने 6000 BC में लोगों ने सबसे पहले गेहूँ जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। अब देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर। किस वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद। किस वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया? तो ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद का आपको पहले ही बता दिए हैं कि इसका समय काल कहाँ से कब से कब तक है। तो 1500 BC से 1000 BC तक इसका समय काल है। और देखिए ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे आजकल हम पंजाब वर्तमान भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत और पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसी को नाम से पुकारते थे सप्त सैंधव के रूप में। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंडक नदी के लिए वैदिक साहित्यों के में किस नाम की चर्चा है? तो सदा नीरा। गंडक नदी को कौन सी नदी बोला जाता था? तो सदा नीरा। बज्जी संघ में अजात शत्रु का विजय प्राप्त का वर्णन किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है दीर्घ निकाय और बौद्ध ग्रंथ से ये लिया गया है कि बज्जी संघ पर अजात शत्रु का विजय हुआ है। बज्जी संघ पर अजात शत्रु का विजय प्राप्त का वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 80 वर्ष के आयु में हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु की लुम्बिनी वन में हुआ था। 563 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में, नेपाल के तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। और 80 वर्ष की आयु में इनकी मौत हो गई थी, यानी 483 BC में मौत हो गई। कहाँ मौत हुई थी? कुशीनगर गोरखपुर में। 483 में मौत, 563 में जन्म, 80 साल के आयु में। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। बज्जी संघ 8 गणों का संघ था। बज्जी संघ कितने गणों का संघ था? तो 8 गणों का संघ था। मगध के निकट बज्जी संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। बज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। इसी बज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। हड़प्पाई लोग समुद्री उत्पाद किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो खेतड़ी। हड़प्पाई लोग समुद्री उत्पाद किस स्थान से प्राप्त करते थे? तो खेतड़ी। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसीलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग खेतड़ी से राजस्थान से तांबा, कोलार से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद तथा जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। आप एक बार इसको फिर से सुनेंगे और समझेंगे कि हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। मतलब जो भी एक तरीके से समझिए इंडस्ट्री के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो हड़प्पा नगर में उपस्थित नहीं था। इसीलिए हड़प्पा का सभ्यता के लोग राजस्थान यानी जो खेतरी है वहाँ से तांबा लेके आते थे। खेतरी यानी राजस्थान से क्या लेके आते थे? तांबा। कोलार यानी कहाँ है कोलार? कर्नाटक में, वहाँ से सोना लेके आते थे। और अफगानिस्तान, ईरान से चांदी लेके आते थे। मध्य एशिया से फिरोजा लेके आते थे। गुजरात से समुद्री उत्पाद लेके आते थे जैसे मछली वगैरह, तथा जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धर्म की सार वृद्धि पर जोर दिया? तो ये
12वें पे जोड़ दिया। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धर्म की सार वृद्धि पर जोड़ दिया? तो 12वें पे। इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धर्म है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे तथा 7वें शिलालेख में वर्णित किया है। अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धर्म के सार वृद्धि पर जोर दिया है। कभी सिंहासन पर न बैठने वाले शासक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम को। कभी सिंहासन पर न बैठने वाले शासक किसे कहा जाता है? तो राजा राम को। देखिए, मुगलों के आक्रमण के भय से राजा राम 1689 से 1700, कब? 1689 से 1700 ईस्वी तक इधर उधर भागता रहा। इसीलिए इसे कभी सिंहासन पर न बैठने वाला शासक कहा गया। उसने 8 वर्ष तक जिंजी यानी अकाट बोल के एक जगह है, जो जिंजी यानी अकाट के किले में शरण ले ली थी। उसके पलायन का क्रम पहले प्रतापगढ़ था, फिर पनहाला में गया, फिर जिंजी में गया, फिर सतारा में गया। बस ऐसे ही भागता रहा। जैन बैपिटस्ट ट्रेवनियर किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था? तो शाहजहां। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो शाहजहां। जीन बैटिस्ट एक फ्रांसीस यात्री था, जो एक जौहरी था, जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। उसने पूर्व की 7 यात्राएं की थी, जिसमें से 6 बार हिंदुस्तान आया था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि मलिक कफूर के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? ये था रामचंद्र देव। मलिक कफूर के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण कर रामचंद्र देव को पराजित किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण कर रामचंद्र देव को पराजित किया। रामचंद्र देव को कौन पराजित किया? तो मलिक कफूर ने। अलाउद्दीन ने 1307 से 8, क्या? 1307 से 8 में मलिक कफूर को देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। मलिक कफूर ने रामचंद्र को पराजित कर दिल्ली भेज दिया। सूची को एक सूची को दूसरा सूची से मिलान करना है। तो देखिए, मिलान करते हैं। किताब उल यामनी मिलेगा उतवी के द्वारा लिखा गया था, और अब्दुल रजाक ये लिखा गया था। अब्दुल रजाक आया था देवराय द्वितीय के काल में। और अरबों का सिंध विजय चचनामा में लिखा जाता है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो के नाम से जाना जाता है। किताब उल यामनी की रचना उतनी ने किया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। अरबों का सिंध विजय चचनामा में लिखा हुआ है। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता है। इनमें से किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं बिना युद्ध किए मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो नीरून अभियान। इनमें से किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं बिना युद्ध किए मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो नीरून अभियान। मोहम्मद बिन तुगलक ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया? तो देवल पर। 712 में कासिम देवल बंदरगाह पहुंचा तथा वहां विजय प्राप्त की। देवल से मोहम्मद बिन कासिम नीरून की ओर बढ़ा, जहां बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। देखिए, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक लिखा हुआ है और क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। तो तुगलक नहीं, आप बस खाली यहाँ पे चेंज कर दें और लिख दें कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, बस, बाकी सब सही है। देखिए, अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और सुनिए, समझिए।
इनमें से किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बिना युद्ध किए मोहम्मद बिन तुगलक नहीं बेटा, मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो आंसर क्या होगा? नीरून अभियान। अब आंसर फिर से दोबारा पढ़ता हूँ, सुनिएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया। सर्वप्रथम कहाँ आक्रमण किया? तो देवल पर आक्रमण किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम देवल बंदरगाह पहुंचा तथा वहां विजय प्राप्त की। देवल से मोहम्मद बिन कासिम नीरून की ओर बढ़ा। कहाँ बढ़ा? तो नीरून की ओर बढ़ा। नीरून की ओर बढ़ा जहां बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इतिहास में 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के समय का किस वंश के शासक का समय माना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसका सही जवाब देखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 से 1290, बताइए 1206 से 1290 में किस सल्तनत काल का शासक था? तो इसमें कई शासक आए थे, जिसमें 1206 से 1290 ईस्वी तक के समय को भारतीय इतिहास में कई नाम से जानते हैं। मामलुक वंश इसी को बोलते हैं, इलबरी वंश इसी को बोलते हैं, गुलाम वंश इसी को बोलते हैं, दास वंश इसी को बोलते हैं। तो 1206 से 1290 के बीच में जिस जिस सल्तनत काल का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, तो उसको बहुत सारे नाम से बोलते हैं, ममलुक वंश, दास वंश, गुलाम वंश और इलबरी वंश। इनमें से किस शासक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? वो कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से किस शासक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो है ऐबक। इनका पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। सुनिए इनकी कहानी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में लाहौर गद्दी पर बैठे और 1210 में चौगान खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गया। मृत्यु कब हुआ? 1210 में। गद्दी पर कब बैठा? 1206 में। और लाहौर की गद्दी पे बैठा था, दिल्ली के गद्दी पे नहीं। ऐबक ने अपने शासनकाल में कोई सिक्का नहीं चलवाया और ना ही खुतबा पढ़वाया। इन्होंने मलिक और सियाह सालार की उपाधि से शासन प्रारंभ किया। इसको कितने मतलब उपाधि मिला? तो दो। एक का नाम मलिक, दूसरे का नाम सियाह सियाह मैं लिख देता हूँ, आप पढ़िएगा। सियाह सियाह सालार, सियाह सालार। इनको क्या बोला जाता था? सियाह सालार या मलिक का उपाधि था। दोनों उपाधि था, एक मलिक एक सियाह सालार का उपाधि था। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया था? तो 5 शासकों ने किया था। खिलजी वंश की स्थापना फिरोज शाह खिलजी ने 1290 में किया। जलालुद्दीन खिलजी था शायद, जलालुद्दीन खिलजी ने मतलब इसको किया था। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इस वंश के अंतर्गत कुल 5 शासक आए थे। देखिए 5 शासक कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी हो गया पहला, उसका पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे याद रख लिए। जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, फिर सिहाबुद्दीन उमर आया, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आया, फिर नासिरुद्दीन फिरोज शाह आया। ने 30 वर्षों तक किया। माने जास्कन करके आप याद रखिएगा, जास्कन, JASKN, जास्कन। देखिए शुरू में अलाउद्दीन खिलजी, और फिर क्या आया? एस फॉर दोस्तों आ गया सिहाबुद्दीन उमर, के फॉर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और नासरुद्दीन फिरोज शाह। और एक चीज़ और याद रखिए, इन लोग का शासनकाल 1290 से लेके 1320 तक रहा। कब से कब तक? 1290 से 1320 तक रहा, 30 वर्षों तक। तो कौन रहा? तो जास्कन बोले तो जेब बोले तो जलालुद्दीन, ए बोले तो अलाउद्दीन खिलजी, एस बोले तो आप बताइए सिहाबुद्दीन उमर और के बोले तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और एन बोले तो नासिरुद्दीन फिरोज शाह। शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर
कब बैठा, तो वो बैठा 1540 ईस्वी में। देखिए कनौज का युद्ध, जो कि कनौज को ही बिलग्राम का युद्ध बोला जाता है, बिलग्राम और कनौज दोनों एक ही है, तो इसका युद्ध विजय के पश्चात 1540 में शेर शाह का दिल्ली व आगरा पर कब्जा हो गया। 18 वर्ष की आयु में जाकर उसने 1540 ईस्वी में वह दिल्ली के गद्दी पर बैठा। इस प्रकार उसने 1540 ईस्वी में उत्तर भारत में सूर्यवंश, द्वितीय वंश, अफगान साम्राज्य की स्थापना किया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रजाक विजयनगर आया था, कब आया था, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अब्दुल रजाक विजयनगर कब आया था, तो देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो अवध का नवाब। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो अवध का नवाब। ज़्यादातर राज्य कंपनी की सैनिक शक्ति से डर कर उसकी बातें मानने को तैयार रहते थे। ऐसे राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कंपनी ने उनके साथ सहायता संधि की। इसके अंतर्गत शासकों को अपने क्षेत्र में कंपनी की फौज रखनी पड़ती थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है, तो हुमायूं। प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सिराज और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है, तो हुमायूं। देखिए भारत में चित्रकला या चित्रकार होना चाहिए, पत्रकार नहीं, यहाँ चित्रकार होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट है। हम नहीं समझ रहे थे कि आस्था में इतना मिसप्रिंट होगा, हम सोचे अच्छा होगा भारत में, लेकिन फिर भी इतना भी मिसप्रिंट नहीं है कि आप इसको गलत इम्पैक्ट डालें आपके दिमाग पे। ये बिल्कुल सही है, अच्छा सेट है, अच्छे क्वेश्चन सिलेक्शन है। देखिए भारत में चित्रकला का विकास हुमायूं के शासन काल में हुआ। मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद हुमायूं के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनकी सेवाएं अकबर ने प्राप्त की थी। किताब उल रेहला में किस शासक के समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किताब उल रेहला में किस शासन के समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है, तो किताब उल रेहला। देखिए इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब उल रेहला में उल्लेखित किया। इब्न बतूता मोरक्को यानी अफ्रीका का रहने वाला था, जो लगभग भारत में 1333 ईस्वी में भारत आया था। उसे सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। 49 मंगोलों ने किसके नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया। मंगोलों ने किसके नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया, तो चंगेज खां के नेतृत्व में। देखिए 1912 में मंगोलों ने 1912 में होगा, ये तो गलत है। अब बस देखिए कि मंगोलों ने चंगेज खां के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना, जिसको कि आज उज्बेकिस्तान बोलते हैं, ट्रांस ऑक्सियाना उस वक्त का था, आज का उज्बेकिस्तान है, पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी 1300 से 1316 ईस्वी एवं मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 ईस्वी के शासनकाल में दिल्ली पर मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था। किसके शासनकाल पर दिल्ली में मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था, तो एक डेट याद रखिए, अलाउद्दीन खिलजी जिसने कि 1300 से 1316 तक शासन किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 तक शासन किया था। इन दोनों के ही शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण मंगोलों का बढ़ गया था। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है, तो ये संबंधित है सैनिक विभाग से। दीवाने अर्ज किससे संबंधित है, तो सैनिक विभाग से। इसका न एक प्रमुख अधिकारी होता था, उस अधिकारी का नाम था आरिज ए मुमालिक। क्या नाम था, आरिज ए मुबालिक। अंतिम में का भी है, मुमालिक था। वह सैनिकों की भर्ती, निरीक्षण एवं वेतन देने का कार्य करता था, और ये बलबन द्वारा डायरेक्ट स्थापित हुआ था। अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखा था, तो
तो 3 भागों में। अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखा? तो 3 भागों में। अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी अबुल फजल की रचना अकबरनामा से मिलती है। अबुल फजल ने 3 भागों में इसे लिखी। प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों का बयान तथा दूसरे भागों में अकबर के शासनकाल का इतिहास है, जिसे आईने ए अकबरी कहते हैं। ठीक है, आईने अकबरी का मतलब समझ में आ गया? फिर से देख लीजिए। अकबर के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी अबुल फजल के रचना अकबरनामा से मिलती है। अबुल फजल ने 3 भागों में इसे लिखा। प्रथम भाग अकबर के पूर्वजों का बयान, दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का इतिहास, जिसे आईने अकबरी कहते हैं। शेरशाही परिवार के रहने की जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कैवा सिकोट, कैवा कसकोट, कैवा, ऐसे इसको याद रखिए, कैवा, सॉरी, कैवा, कैवा कसकोट, कसकोट ये ओरिजिनल है, इसको ऐसे अंतिम में ट है, कसकोट, कसकोट, कैवा कसकोट याद रखिए। शाही परिवार के रहने की जगह को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे कैवा कसकोट, कैवा, कैवा कसकोट, कसकोट, कसकोट। ठीक है। अलवार और नैनार, अलवार और नैनार कहाँ के भक्ति संत थे? तो दक्षिण भारत के। अलवार एवं नैनार घुमक्कर संत थे। ये किस प्रकार के संत थे? तो घुमक्कर थे, जो गांव-गांव जाकर देवी देवताओं की प्रशंसा में भजन कीर्तन करते थे। प्रारंभिक मध्यकाल में यानी कि 7वीं से 12वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन का आम लोगों तक पहुंचाने का श्रेय तमिल क्षेत्र में के अलवार एवं नैनार संतों को जाता है। देखते हैं अब अगला सवाल, कह रहा है 54 नंबर, अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य का जन्म केरल में 8वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। शंकराचार्य ने ईश्वर के प्रति भक्ति के लिए अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका दर्शन का मूल है सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है, बल्कि सारा संसार झूठा है। मीराबाई किसकी शिष्य बनी थी? मीराबाई किसकी शिष्य बनी थी दोस्तों? तो ये बनी थी रैदास की। मीराबाई किसकी शिष्य बनी थी? तो रैदास की। मीराबाई के संबंध मेवाड़ एवं मारवाड़ के राजघरानों से था। ये कृष्णा के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम से प्रेरित होकर सुखमय जीवन त्याग कर परिवार के विरुद्ध साधु संतों की संगति अपनाई एवं रैदास की शिष्य बन गई। दोस्तों, मनेरी साहब के मज़ार के बगल में किसका मज़ार है? मनेरी साहब के मज़ार के बगल में किसका मज़ार है? तो ये मज़ार है उनकी माँ का। मनेरी साहब के मज़ार के बगल में किसका मज़ार है? तो उनकी माँ का। बिहार शरीफ में स्थित मनेरी साहब के मज़ार के बगल में उनकी माँ रजिया का मज़ार है। उनकी माँ का क्या नाम है? तो रजिया है, रजिया का मज़ार है। मनेरी साहब के मज़ार के बगल में किसका मज़ार है? तो उनकी माँ रजिया का मज़ार है। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। बीबी रजिया किनकी बेटी थी? तो पीर जगजोत की। सल्तनत काल में कितने प्रकार के गायन शैली प्रचलित थी? तो ये प्रचलित 2 थी। सल्तनत काल भारतीय संगीति के इतिहास में नए प्रयोगों का युग था। सल्तनत काल में 2 प्रकार की गायन शैली प्रचलित थी, गज़ल और कव्वाली। में कौल का अर्थ हुआ कथन और कौल गाने वाले को कव्वाल कहा जाता था। फिर से सुनेंगे, सल्तनत काल में 2 प्रकार की गायन शैली प्रचलित थी, एक का नाम था गज़ल और दूसरे का नाम था कव्वाली। इसमें कौल का अर्थ हुआ कथन और कौल गाने वाले को कव्वाल कहा जाता था। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? तो ये की दोस्तों बुरहान उल मुल्क ने। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? तो बुरहान उल मुल्क ने। मुगल के अधीन अवध और हैदराबाद 2 प्रमुख प्रांत थे, जहां बुरहान उल मुल्क एवं निजाम उल मुल्क आसफ जहां ने क्रमशः स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। इन दोनों का मुगल दरबार में काफ़ी प्रभाव था, परंतु दरबार के षड्यंत्रों से तंग आकर इन्होंने अपने अपने प्रांतों में स्वायत्त शासन में परिवर्तित कर लिया।
एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये बंगाल के स्वायत्त राज्य की स्थापना पूछ रहा है, तो बुरहान उल मुल्क कहाँ से हो जाएगा? बुरहान उल मुल्क तो हैदराबाद का था। इसका एक्सप्लेनेशन में भी देखिए, मुगलों के अधीन अवध और हैदराबाद दो प्रमुख प्रांत थे, जहाँ बुरहान उल मुल्क एवं निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ आसफ जहाँ ने क्रमशः स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की। और ये बुरहान उल मुल्क तो स्थापना किया था अवध का, बुरहान उल मुल्क अवध का था दोस्तों। और मुर्शीद कुली खां तो था आई थिंक बंगाल का। आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से चेकेंगे, ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ आप रटेंगे नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्या कर सकते हैं, भारत है ना। अगला सवाल देखिए 59 नंबर, खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? तो ये था दोस्तों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप लोग को बताया था खिलजी वंश के संस्थापक कौन था। देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। इस वंश के संस्थापक फिरोज खिलजी ने 1209 में किया था। इसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की। इसने भारत में सत्ता स्थापना के बाद जलालुद्दीन की पदवी धारण की। इस जिसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जाना गया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से पूरा जाना गया, खिलजी वंश के संस्थापक। और जब कौन था असल में, कौन था ये, तो स्थापना फिरोज खिलजी था, जो कि 1209 में किया था। फिरोज खिलजी था और जलालुद्दीन खिलजी, ये दोनों ही एक ही का नाम है, इसीलिए ऑप्शन ई का इस्तेमाल किया गया है। तो फिरोज खिलजी भी कभी कभी ऑप्शन में दे सकता है, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी आंसर दे सकता है। तो आप अगर ये यहाँ पे देखिए दो दो ऑप्शन में एक ही नाम है, तो इसलिए ऑप्शन ई। किस शासक ने खुद को रैयत ए अला अला कहा है? किस शासक ने खुद को रैयत ए अला कहा है? तो ये कहा है खिज्र खां को। किस शासक ने खुद को रैयत ए अला कहा है? तो खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। 1414 ईस्वी में वह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा। शासक बनने के उपरांत उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि खुद को रैयत ए आला कहा अर्थात तैमूर का मातहत कहा। 7 वर्ष 1414 से 1421 ईस्वी में शासन करने के बाद मई 1421 में उसकी मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने शाहजहां को कितने वर्षों तक कैद में रखा था? तो ये रखा था 8 वर्षों तक कैद में रखा था। 1656 में बादशाह शाहजहां बुरी तरह से बीमार पड़ गया था। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। मतलब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ही 8 वर्ष कैद में रखा था। और शाहजहां के टोटल कितने पुत्र थे? तो 4, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां ने बड़े पुत्र दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु बाकी तीनों लड़कों ने इस बात को नहीं माना तथा भाइयों के बीच में ही युद्ध हो गया। उसके बाद तो आपको पता ही होगा कि औरंगजेब शासक बना, औरंगजेब सारे युद्धों में जीत गया था। मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकुबाद। मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकुबाद। 1990 ईस्वी में एक खिलजी सेना नायक ने ममलुक वंश के अंतिम सुल्तान कैकुबाद को दिल्ली की गद्दी से हटाकर एक नए राजवंश खिलजी वंश का स्थापना किया था। तुर्क राज को भारत के वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है इल्तुतमिश को। तुर्क राज को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इल्तुतमिश को। देखिए, तुर्क राज को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसने मध्य एशिया का संबंध विच्छेद कर उत्तरी भारत में स्वतंत्र राज स्थापित किया और सुल्तान को उपाधि खलीफा से प्राप्त की। निम्नलिखित में दिए गए लोदी वंश के शासकों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम बताने कह रहा है। तो बहलोल लोदी पहले आया था, फिर सिकंदर लोदी आया, फिर इब्राहिम लोदी। तो 5, 2, 3 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हरिहर तथा बुक्का वारंगल का काकतीय
हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतियों के थे। कहाँ के थे और क्या थे? तो ये थे सामंत थे। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय के सामंत थे। 1326 ईस्वी में हरिहर और बुक्का दो भाई द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जो जिन्होंने कि 1326 में 1326 होगा या 1336 होगा, यहाँ भी डाउट है। एक्चुअली बस समझिए, विजयनगर का स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकतीय के सामंत थे। वारंगल को तुगलकों द्वारा नष्ट करने के बाद दोनों भाई कांपीली अथवा आनेगोंडी में आकर बस गए। आनेगोंडी दोस्तों आज का वर्तमान कर्नाटक है। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने किस नदी पर एक बांध बनाया था? तो ये बनाया था ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, देवराय प्रथम ने, जिसका शासनकाल 1406 से 1422 तक रहा, ने सिंचाई कार्य हेतु हरिहर यानी इसी को हरिहर नदी बोलते हैं। हरिहर नदी और तुंगभंगरा नदी पर एक बांध बनवाया। इसके शासनकाल के अंतिम दिनों में प्रसिद्ध इटली के यात्री निकोलो डी कॉन्टी आया था। अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बल्लभाचार्य को। अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो बल्लभाचार्य को। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि की धारण खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में पानीपत युद्ध की रणनीति का उपयोग करते हुए बाबर ने विजय प्राप्त की। खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। इसका वर्णन बाबरनामा में किया गया है। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अष्टप्रधान मंत्रियों का समूह था जिसने शासन से जुड़ा अलग अलग कार्यों को देखते थे। यह शिवाजी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इसमें कहीं भी शिवाजी का ऑप्शन में नहीं दिया है। आंसर क्या होता? शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था था। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी अस्थायी बंदोबस्त। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो अस्थायी बंदोबस्त। जादो नांग को अंग्रेजों ने फांसी की सजा कब दी? तो ये दी 1929 को। जादो नांग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिंडालू के साथ फिर से सुनिए, जादो नांग अपनी चचेरी बहन, 13 वर्ष की चचेरी बहन थी, गिंडालू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा राज्य की स्थापना के प्रयास शुरू किए, वही नागालैंड। परंतु अंग्रेजों ने हत्या के मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को उसे फांसी की सजा दी थी। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा सन 1932 में गिंडालियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। देखेंगे अब 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूती कपड़ों को कैलिकी नाम किसने दिया? सूती कपड़ों को कैलिको नाम किसने दिया? तो ये दिया दोस्तों पुर्तगालियों ने कैलिको का नाम दिया गया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ, इसीलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया गया। सूती कपड़ों को क्या नाम दिया गया? कैलिको। क्यों भाई? तो कालीकट से व्यापार शुरू हुआ था इसीलिए। अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1702 ईस्वी में कैलिको अधिनियम भी बना दिया। कितना ज़बरदस्त है, कैलिको अधिनियम भी बना दिया गया। अब देखते हैं अगला सवाल। किस बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई थी? किस बीमारी के कारण हुआ था? तो इनको हुआ था हैजा के कारण। किस बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हो गई? तो हैजा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1874 को कब हुआ था? 15 नवंबर 1874 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। छोटा नागपुर प्रमंडल के तमाड़ थाना अगर्त उल्तिहत, ये इस पर बहुत ज़्यादा है, इसको आप छोड़ दीजिए। इतना बस आप याद रखिए कि इनको हैजा के कारण मौत हो गया था। कुछ एक्सप्लेनेशन कभी कभी टफ हो जाते हैं, तो कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं भी पढ़ना चाहिए।
निम्नलिखित में मुंडा विद्रोह के समय किस महिला का उदाहरण मिलता है? तो ये मिलता है साली का। साली का देख लीजिए इनके बारे में। उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासी महिलाओं की भी काफ़ी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सन 1899 में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी, दो नाम है याद रखिएगा, एक साली हो गई, एक चंपी। चंपी, साली और चंपी। चंपी का उदाहरण मिलता है। बिरसा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी, गया मुंडा की पत्नी, बिरसा का एक दोस्त था जिसका नाम था गया मुंडा, उसकी पत्नी मानी मानीबुई, बेटी थीगी, नागी और लंबू, नागी लंबू थोगी, थीगी, बेटी कौन थी? थीगी, बेटी तीन गो थी, थीगी, नागी और लंबू। और गया मुंडा की पत्नी कौन थी? मानीबुई। किस युद्ध के हार के पश्चात 1755 ईस्वी में शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो ये क्या? बक्सर का युद्ध। बक्सर नामक स्थान पर 1764 ईस्वी में लड़ाई हुआ जिसमें भारतीय सेनाओं की हार हुई, जिसे बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस हार के पश्चात 1765 ईस्वी में शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में क्लाइव के साथ समझौता के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। माझा प्रवास पुस्तक का संबंध है। माझा प्रवास पुस्तक का संबंध किससे है? तो रानी लक्ष्मीबाई से। माझा प्रवास नामक पुस्तक के लेखक महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे हैं। जिस समय में मांझी के इलाके में रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहते थे, उससे जुड़े कई विवरण उन्होंने इस किताब में दी है। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी रंगून में। कहाँ हुई थी? रंगून में। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर 1857 के संग्राम में विद्रोहियों के साथ देने के कारण रंगून भेज दिया गया, जहां इनकी 1862 में मृत्यु हो गई। बहुजन समाज की स्थापना किसने किया? तो बहुजन समाज की स्थापना में से उपयुक्त में से ई हो जाएगा, माने ई ऑप्शन। देखिए इसका आंसर, समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला समानता के प्रश्न को उठाया एवं बहुजन समाज की स्थापना की। अब बताइए बहुजन समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला समानता का प्रश्न उठाकर इन्होंने बहुजन समाज की स्थापना की। इस दंपत्ति के द्वारा निम्न वर्ग की महिलाओं के अधिकार की बात उठाई गई। ठीक है, चलिए। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर किसने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया? तो ये किया गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सती प्रथा जैसी कुप्रथा की समाप्ति की पहल राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की। एक बार फिर से सुनेंगे। सती प्रथा जैसी कुप्रथा की समाप्ति की पहल राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा का अंत किया। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज का भी स्थापना किया। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन में उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। महात्मा गांधी का कथन था। उन्होंने कहा, इस शिक्षा में विष भरा है, यह महत्वपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों पर कुप्रभाव डाला है। श्री नारायण गुरु के नाम किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है नानू आसन। नानू आसन। देखिए, केरल में निम्न जाति में जन्मे नानू आसन, जो बाद में श्री नारायण गुरु के नाम से जाने गए, एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। उनके द्वारा श्री नारायण धर्म परिपालन योगन
का स्थापना 1902 में किया गया। इस संगठन के समक्ष दो उद्देश्य थे। पहला कि छुआछूत का विरोध और दूसरा पूजा विवाह और मृतक के अंतिम संस्कार को विधि को सरल बनाना। इन्होंने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था, ऑप्शन इसका ई होगा। देखिए, अंबेडकर के द्वारा 1920 के दशक में अंबेडकर के द्वारा 1920 के दशक में एक प्रमुख आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन को संगठित रूप से देने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन हुआ। 1927 में महादलित सत्याग्रह आरंभ किया गया, जिसके तहत दलित मुक्ति आंदोलन का बिगुल बजाया गया था। 1924 में इनके द्वारा अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किया गया तथा 1950 में बौद्ध धर्म अपना लिया। ये बात किया जा रहा है भीमराव अंबेडकर का, BRA। बहिष्कृत हितकारिणी सभा कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जो ऑप्शन में सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई। 1937 में जस्टिन पार्टी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पेरियार। जस्टिन पार्टी 1937 में कौन कर रहा था नेतृत्व? तो पेरियार। देखिए, EB रामास्वामी नायक, EV रामास्वामी नायक, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। EV रामास्वामी नायक ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। वे हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे। 1925 में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। 1937 में जस्टिन पार्टी के नेतृत्व में इन्हें सौंपा गया, जो बाद में द्रविड़ कन्नगम के नाम से जानी गई। परंतु पेरियार का मनीमाई से विवाह ने एक विवाद को जन्म दिया और इनके विरोध अन्नादुरई के द्वारा द्रविड़ मुनेत्र कन्नगम ने 1949 में स्वयं अलग कर लिया गया। इसकी लोकप्रियता आज भी तमिलनाडु के क्षेत्र में बनी हुई है। मई 1933 में कुडी अरसू नामक आलेख लिखा। प्रार्थना समाज का गठन में हुआ, कहाँ हुआ था प्रार्थना समाज का गठन? पश्चिमी बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। प्रार्थना समाज का गठन पश्चिम भारत में हुआ। प्रार्थना समाज का गठन कहाँ हुआ? पश्चिम भारत में, जहाँ MG रानाडे ने समाज सुधार का बीड़ा लिया। 1882 में पंडिता रागाबाई सरस्वती पश्चिम भारत पहुंची तथा रानाडे की सहायता से आर्य महिला समाज का गठन हुआ। भारत महिला परिषद का गठन हुआ, जिसके पहले सम्मेलन में लगभग 2000 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। केशव चंद्र का संबंध है, तो ये संबंध इनमें से मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह का मान्यता प्रदान करने वाले का श्रेय दिया जाता है। विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान करवाने का श्रेय दिया जाता है। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाकी केशव चंद्र बाकी के तीनों में से सम्मिलित होंगे। स्त्री जरतोस्तित मंडिल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? तो सेरेनमाई एवं एम कुरसेत, डी ऑप्शन। स्त्री जरतोस्ती मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया? तो सेरेनमाई एम कुरसेत। दहेज को अवैध घोषित किया गया। कब किया गया? तो ये घोषित किया गया था, तो ये क्या हो रहा है? दहेज को अवैध घोषित कब किया गया? 1861 ईस्वी में। दहेज को अवैध घोषित कब किया गया? तो 1861 ईस्वी में। शिशु हत्या को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 1870 में। शिशु हत्या को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो 1870 ईस्वी में। देखते हैं अब अगला सवाल। भागलपुर को जिला कब बनाया गया? भागलपुर को जिला कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1774 में। 1774 में भागलपुर को जिला बनाया गया। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर कहलाता था। भागलपुर जिले का सबसे पहला कलेक्टर अगस्त
क्वींसलैंड था। इस शहर का नगरपालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई। लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग कब लगाई गई? तो ये लगाई गई 1942 में। लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग कब लगाई गई? तो 1942 में। इनमें से किस नेता को मोपला विद्रोह का समर्थन किया था? तो ये थे ऑप्शन ई। देखिए, केरल के मालवा तट पर मोपला विद्रोह 1836 एवं अगस्त दिसंबर 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह का समयकाल दो है, एक 1836 का, एक 1921 में अगस्त से दिसंबर तक का। 1921 में केरल के मालवा मालवार तट पे हुआ था। मुपला लोग मालाबार तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे, जो कि निम्न दर्जे के किसान थे। 1921 में खिलाफत आंदोलन के नेताओं शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आज़ाद ने मुपला विद्रोह का समर्थन किया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में की गई थी? तो ये आपको पता ही होगा कि कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था गोकुलदास कॉलेज में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में 28 दिसंबर 1885 को भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों द्वारा किया गया। A.O. ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी को मुख्य संगठनकर्ता बनाया गया। कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? तो 11 अगस्त 1908 को। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें दी गई, परंतु गलती से प्रिंगले केनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया, जिसमें केनेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई और अस्पताल में केनेडी की पत्नी, मैंने दोनों ही मर गई। कब बम फेंका था? तो 30 अप्रैल 1908 को। इसके वजह से 11 अगस्त 1908 को मुकदमा पर चलाकर इन्हें फांसी दे दिया गया खुदीराम बोस को। इनके एक दोस्त भी थे प्रफुल्ल चाकी, वो आत्महत्या कर लिए डर के मारे। गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय कब लिया? तो ये लिया 1919 में। गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय कब लिया? तो 1919 ईस्वी में। अंग्रेजों ने मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया, जिसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके विरोध में गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिए। किस आंदोलन के दरमियान रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो ये चंपारण आंदोलन। किस आंदोलन के दरमियान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? चंपारण आंदोलन। ये चंपारण आंदोलन होगा क्या? हाँ, चंपारण आंदोलन ही होना चाहिए। अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, हमने कहा ना, ये गलत है। किस आंदोलन के दरमियान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? तो देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ। अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके दरमियान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट एवं महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। जनवरी सन 1921 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। 6 फरवरी 1922 को इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई तथा 22 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन को स्थापित कर दिया। दोस्तों, ये चंपारण आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन, तब ये जाके ऑप्शन सी सही होगा, अदरवाइज ऑप्शन ई होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। 1920 को अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। इसके दरमियान सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने जहां नाइटहुड की उपाधि एवं महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि त्याग दी। जनवरी में ही 1921 में ही आंदोलन का शुरुआत हो जाता है। 6 फरवरी 1922 को इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है तथा 22 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णयानुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। झंडा सत्याग्रह आंदोलन कितने दिनों तक चला? तो ये चला
वो 109 दिनों तक। झंडा सत्याग्रह आंदोलन कितने दिनों तक चला? तो 109 दिनों तक चला। देखते हैं अब 97 क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चुनाव करें। असत्य कथन, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए, नागपुर झंडा सत्याग्रह में बिहार से सत्याग्रहियों को भेजने की जिम्मेदारी राजेंद्र बाबू की थी। बिहारी सत्याग्रही में हरदेव नारायण पटना जिले के अकबरपुर चालीगंज पथ पर अवस्थित तोरनी गांव के रहने वाले थे। इन्हें 18 जून 1923 को कैद कर लिया गया 1923 को कैद कर लिया गया और 1 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, जहां इनकी मृत्यु नागपुर जेल में हो गई। इनका शव राजेंद्र बाबू, चित्तरंजन दास, सरदार पटेल आदि को सौंपा गया। अपने शहीद पुत्र की याद में पिता चंद्रिका सिंह जीवन पर्यंत तिरंगा अपने कंधे पर ढोते रहे। द मदरलैंड नामक अखबार किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये संबंधित है असहयोग आंदोलन से। द मदरलैंड नामक अखबार किस आंदोलन से संबंधित है? तो असहयोग आंदोलन से। मजरूल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से द मदरलैंड नामक अखबार सदाकत आश्रम से निकाला था। कहाँ से निकाला था? तो सदाकत आश्रम से, तथा बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी? तो ये दी फणींद्रनाथ घोष ने। भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी? तो फणींद्रनाथ घोष ने। देखिए, फणींद्रनाथ घोष ने, जो बेतिया के रहने वाले थे, इसने सरकार की तरफ से अनेकों राजनीतिक षड्यंत्रों में गवाही दिया। लाहौर षड्यंत्र कांड में भी वह मुखबिर था। लाहौर षड्यंत्र कांड में भी वो मुखबिर का काम किया था। इसने 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ गवाही दी, जिसके कारण ही उन्हें फांसी की सजा मिली थी। बैंकुठ शुक्ल तथा चंद्रमा सिंह के द्वारा 9 नवंबर 1932 को इस पर हमला धारदार हथियार से हुआ। घायल फणींद्रनाथ 17 नवंबर 1932 को मर गया था। दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। भगत सिंह के 26 जनवरी 1930 को किस नदी तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये आप लोग को इसका जवाब पता होगा। कौन सा? ये क्या हो रहा है? 26 जनवरी 1930 को किस नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया रावी नदी के तट पर। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया एवं 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो सिंध। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो सिंध। बंगाल में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई? तो ये हुआ हुगली नदी के किनारे। डोमिनियन स्टेट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो नेहरू रिपोर्ट से। डोमिनियन स्टेट किससे संबंधित है? तो नेहरू रिपोर्ट से। तत्कालीन सचिव लॉर्ड बिरकनहैड की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। एक बार फिर से सुने। फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। इस समिति ने ब्रिटिश से डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की मांग की, जिसमें कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। साबरमती आश्रम से गांधी जी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक यात्रा शुरू किए? तो 78 अनुयायियों के साथ। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 ईस्वी से साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। गांधी जी दांडी कब पहुंचे? तो 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। 250 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 24 दिनों में वे 5 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। देखते हैं अब अगला सवाल।
अगला सवाल कह रहा है कि खुदाई खिदमतकार स्वयं सेवी संगठन की स्थापना किसने की? तो ये किसने की दोस्तों? तो ये बादशाह खान ने की। खुदाई खिदमतगार स्वयं सेवी संगठन की स्थापना किसने की? तो बादशाह खान ने की। अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवक संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खां या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने पेशावर में राजनीतिक सुधारों एवं सामाजिक सुधारों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया। बिहार के सिवान जिला में चौकीदारी कर विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गंगा प्रसाद ने किया। बिहार के सिवान जिला में चौकीदारी कर का विरोध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो गंगा प्रसाद ने किया। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन के दरमियान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया? तो लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन के दरमियान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया? तो लखनऊ अधिवेशन। मोपला विद्रोह आधुनिक किस राज्य में हुआ था? मैंने अब आज वर्तमान स्थिति में ऐसा कौन सा राज्य है जहां मोपला विद्रोह उस जमाने में हुआ था? तो हुआ था ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए, आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर, तो केरल तो कहीं दिया हुआ नहीं हुआ ऑप्शन में, तो गलत हो गया। तो यानी कि केरल होगा इसका आंसर। तो आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों 1917 में। अक्टूबर 1921 ईस्वी में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक हजारों से अधिक लोग मारे गए। हजारों लोग से ज़्यादा मारे गए। 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए और धीरे धीरे यह विद्रोह समाप्त हो गया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान सभा का गठन नहीं हुआ था दोस्तों? तो ये गुजरात में किसान सभा का गठन नहीं हुआ था। 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन हुआ। बिहार में 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। बिहार में 1922 से 23 में, कब? 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ। किंतु 1928 में शाहजानंद सरस्वती ने बिहटा और पुनः 1929 में सोनपुर में किसान सभा को विधिवत स्थापना की। इस वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की जिसने इस आंदोलन को बल मिला। 1928 में शाहजानंद सरस्वती ने बिहटा और 1929 में सोनपुर में दोबारा किसान सभा का विधिवत स्थापना की। 1883 में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? तब वो थे आनंद मोहन बोस। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस। अगला, प्लेग फैलने के कारण पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक का स्थान परिवर्तन किया गया। तो बम्बई में किया गया। आप लोग को पता होगा कि 25 से 26 दिसंबर 1885 को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ बैठक का प्रस्तावित हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश पूना में प्लेग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में सोमवार का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता बेम्योस चंद्र बनर्जी ने किया। इस बैठक में कुल 72 सदस्य शामिल थे। अगला सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा कहाँ दिया गया था? तो बम्बई में। वेदों की ओर लौटो का नारा कहाँ दिया गया था? तो बम्बई में। कांग्रेस का गया अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में हुआ था। सुन लीजिए इसकी कहानी। 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का उद्देश्य सरकारी संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करना था। इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव गया अधिवेशन में लाया गया, परंतु पारित नहीं होने के कारण चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस पद त्याग कर स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। 1 मार्च 1923 को, कब? 1 मार्च 1923 को कब हुआ था? तो 1 मार्च 1923 को में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। 115 नंबर सवाल देखते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो ये की थी दोस्तों श्री के बी हेडगेवार ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो श्री के बी हेडगेवार ने किया था। बाल गंगाधर के अनुयायी श्री के बी हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय हिंदू नवयुवकों को अनुशासित एवं चारित्रिक रूप मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। इसमें राष्ट्र धर्म के साथ कट्टर हिंदुत्व को शिक्षा दी जाती थी। किस गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? तो 17 नवंबर 1932 को। इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। 24 दिसंबर 1932 को सम्मेलन समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया था। अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया? तो ये दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। आपको इसके कहानी में पता होगा, त्रिपुरी संकट इसी से जुड़ा हुआ है। अब अगला सवाल, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने यह कथन किस आंदोलन के दरमियान बोला था? तो ये बोला था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस में से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने यह कथन किस आंदोलन के दरमियान बोला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1905 में। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 1905 में। बहिष्कार प्रस्ताव पारित तथा स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905। कब? 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन टॉल में हुई बैठक की घोषणा में हुई। 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने बंगाल विभाजन के विरोध में शोक दिवस मनाया। तो 16 अक्टूबर को क्या मनाया गया? शोक दिवस। स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन में। आज़ाद हिंद की पहली डिवीज़न का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1942 में। आज़ाद हिंद की पहली डिवीज़न का गठन कब किया गया? तो 1942 में। अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं था? तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका। क्यों? क्योंकि देखिए 1936 में बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा तथा किसान संघ को मिलाकर एक अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा नाम दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण में किसानों को बचाना था, साथ ही भू स्वामित्व की समाप्ति, राजस्व व लगान में कमी करना था, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना इत्यादि था। अब देखते हैं इसका 123वां क्वेश्चन। ये क्या है? कौन सा धारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो ये चलाया गया है राम सिंह कुका। देखिए बताता हूँ इसमें, सुन लीजिए। बाबा राम सिंह कुका ने नामधारी आंदोलन, ये कौन सा आंदोलन है? नामधारी आंदोलन। आपने नामधारी आंदोलन का नाम नहीं सुने होंगे। तो ये है नामधारी आंदोलन। किनके द्वारा चलाया गया था? तो बाबा राम सिंह कुका के द्वारा। कब चलाया गया? तो 12 अप्रैल 1857 को चलाया गया। 12 अप्रैल 1857 को चलाया गया, जिसमें मद्यपान निषेध, गोमांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जून 1900 में हो गई थी। मुंडा विद्रोह आपको पता होगा कि 1899 से 1900 ईस्वी का हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता था, के रूप में भी जाना जाता था, और उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल। फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सिंहभूम में गिरफ्तार कर रांची जेल में डाल दिया गया। जून 1900 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको प्लेग हो गया था। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस आंदोलन या विद्रोह के दौरान चर्चित था? तो ये चर्चित था पाबना विद्रोह। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस आंदोलन या विद्रोह के दौरान चर्चित था? तो पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह। देखिए
पाबना विद्रोह जो है वो 1873 से 76 के बीच में बंगाल के पाबना क्षेत्र में हुआ था। यह विद्रोह जमींदारों के शोषणकारी रवैये के विरुद्ध हुआ था। किसानों के इस आंदोलन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति एक आज्ञाकारी भाव था। इस आंदोलन में किसानों का नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि कब मिला? तो ये मिला था दोस्तों, इसका ऑप्शन ये है। इसका देखिए ऑप्शन क्या होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास से ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। बाल्य जीवन में मेधावी छात्र होने के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया। ये बचपन में ही बहुत पढ़े लिखे हुए थे, तो इसलिए इनको विद्यासागर की उपाधि से सम्मानित किया गया। बंगाल में उन्होंने स्त्री शिक्षा की दिशा में सुधार हेतु लगभग 35 स्कूलों की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्राह्मण समाज नामक संस्था के सदस्य भी थे। संकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हुआ था 1724 में। संकरखेड़ा का युद्ध 1724 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क ने सूबेदार मुबारिज खां को पराजित किया। तत्पश्चात मुगल बादशाह के निजाम उल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त किया और उसे आसफ जाह की उपाधि प्रदान की। अब इनमें से कौन सा क्रम सुमेलित नहीं है दोस्तों, यही पता करने कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए आइए पता करते हैं कौन सुमेलित नहीं है 128 नंबर में। इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। मुर्शीद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी में बना था। मुर्शीद कुली खां का शासन कब था? 1717 से 1727 ईस्वी। सिराज उदौला का 1756 से 1757 ईस्वी, मात्र 1 साल के लिए। मीर जाफर 1757 से 1760 के बीच में। सैफ उदौला था 1766 से 1770। सैफ उदौला 1766 से 1770। इनमें से किसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी? तो ये दिया था अलवर्दी खान ने। इनमें से किसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी, मन उपनाम दी थी? अलीवर्दीन खान ने। निम्नलिखित में से फिर से सही जोड़ा सुमिलित कर पहचानने कर रहा है। तो इसमें भी सारा का सारा जोड़ा सुमिलित है। पहला देखिए, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह के द्वारा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 2 नारा दिया, एक पूर्ण स्वराज, एक आराम हराम है। पूर्ण स्वराज या एक आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भागो मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने कहा था। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने कहा था। मंगल पांडे ने क्या कहा था? मारो फिरंगियों को। अब देखते हैं हम लोग 131 नंबर क्वेश्चन। हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वायसराय या गवर्नर जनरल ने दिया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। देखिए अगला सवाल। मराठा शक्ति का उदय नामक पुस्तक, मराठा शक्ति का उदय ये एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक महादेव गोविंद रानडे हैं। मराठा शक्ति का उदय एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है? तो महादेव गोविंद रानडे हैं। इनमें से किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इनमें से किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो ये किया गया था चार्टर अधिनियम 1833। विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो चार्टर अधिनियम 1833। किसके वायसराय के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? तो ये रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से 16 ईस्वी के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया और इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया। द्वितीय दिल्ली दरबार 1911 में आयोजन किया गया था। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। फिर से सुनेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था। सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया
गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने देखिए क्या कहा, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं मैंने टटराएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डफरिन जो कि अंग्रेज थे, मतलब वहाँ के वायसराय या गवर्नर जनरल कह सकते हैं, वो थे। उन्होंने कहा कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये कहा था कांग्रेस के बारे में। बम्बई एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1852 ईस्वी में। 26 अगस्त 1852 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना था ताकि भेदभावपूर्ण समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिए जा सकें। अब हमें कौन सा सुमेलित सही नहीं है ये पहचान करने कह रहा है दोस्तों। तो देखिए हम लोग पहचान करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 और 4 सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में सुमेलित है और इंडियन एसोसिएशन बम्बई में सुमेलित है। तो अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने 139 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार में एक बार फिर से देखें क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था। किनके द्वारा मना किया गया था? तो सविनय अवज्ञा के दौरान मना किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था सविनय अवज्ञा के दौरान। द बिहार हेराल्ड के प्रकाशन शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया गया था 1875 में। द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया गया था 1875 में। बिहार पत्रकारिता का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन 1875 में शुरू किया गया था। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1928 ईस्वी में। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 ईस्वी में। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1923 में। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। 26 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद जो कि छपरा से हैं, सचिव थे अब्दुल बारी एवं सहायक सचिव थे कृष्णा बल्लभ सहाय। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल को गांधी जी की मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया था? तो 31वें में। दिसंबर 1916 का कहानी है जब लखनऊ में आयोजित हो रहा था राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन। बिहार के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में बिहार प्रांत से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया। पहला पटना विश्वविद्यालय विधेयक और दूसरा चंपारण के नील के खेती करने वाले एवं उनके रैयतों के संबंध पर। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण आने का निमंत्रण दिया। बिहार में बॉयज एसोसिएशन 1809 के संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1809 कब? 3 मार्च 1809 को एक सभा में बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण संघ की स्थापना की गई और इसके संस्थापक सूर्य नारायण देव थे। इसके अध्यक्ष अशफाक खां एवं सचिव कमलेश्वरी चरण सिन्हा थे। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर था। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी था। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था। एक फ्री प्रेस जनरल, ये देख रहे हैं
फ्रेश नहीं, प्रेस है। ये फ्री प्रेस जनरल क्या था? एक न्यूज एजेंसी था। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका था। यंग इंडिया एक क्या था? साप्ताहिक पत्रिका था, जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो ये थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। हिंदू धर्म एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के साथ आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा का आलोचना किया। राजा राम मोहन ने क्या किया? तो मूर्ति पूजा का आलोचना किया और सप्रमाण यह विचार किया कि व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्राह्मण का उपदेश दिया है। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। लंदन में 13 मई 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी। तो वो उधम सिंह थे। लंदन में 13 मई 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया। वो उधम सिंह थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने मानव अधिकारों लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तब वो थे प्यारेलाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल। नोआखली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल गांधी जी की दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए। तो इस तरीके से दोस्तों 1 से 150 नंबर क्वेश्चन तक समाप्त हो गया। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को प्रैक्टिस सेट संख्या 3 करवाऊंगा और वो प्रैक्टिस सेट संख्या 3 जो होगा इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का होगा। तो आप लोग से अब विदा लेता हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें कृपया कर, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें, और अगर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों आप लोग पीडीएफ का डिमांड कर रहे थे, एक दोस्त ने पीडीएफ का डिमांड किया था, तो हमने जो आस्था टेस्ट सीरीज का जो पहला वीडियो था उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट वीडियो का पीडीएफ डाल दिया। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ पर डाउनलोड कर लें। और ये रह गया पीडीएफ दूसरा, मतलब आस्था टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट, इसका और मैं तीसरे टेस्ट सीरीज का, दोनों को एक ही में क्लब करके मैं तीसरा वीडियो के मैंने आस्था टेस्ट सीरीज का तीसरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो आप लोग अपना चरित्र इस प्रकार बनाएं कि महिलाएं आपके होने से सुरक्षित महसूस करें। विदा लेता हूँ आपसे, धन्यवाद।